दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। आनंद अभियान सीरीज के तहत आज हमारी 5वीं कड़ी में आज जयपुर की एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके साथ मैं आपको मिलवाऊंगा, जिन्होंने अपने जीवन में सारी चीजें वो देखी थी और एक घटना ऐसी हुई जिसके बाद इन्होंने जीवन का पूरा बदलाव देखा, लेकिन हार नहीं मानी और ये भारत स्तर पर कई प्रतियोगिताएं जीत चुकी हैं और इन दिनों इनका जीवन संघर्ष से बहुत ही आगे निकल चुका है। आज मैं मिलवाने जा रहा हूं अंकिता शर्मा से, जो इसमें जयपुर में रहती हैं। अभी तो जीवन कठिनाइयों के साथ साथ आनंद में भी चल रहा है, पर हाँ, मुश्किलें बीच में आती ही रहती है और उनका सामना करना ही आई थिंक हम लाइफ कहते हैं उसी को। तो बस वैसा ही चल रहा है जैसा कि हर दूसरे व्यक्ति का चल रहा है अभी इस परिस्थिति में जो कि हमारे देश ने देखी है, कोविड। तो मेहनत तो मैं करती ही हूँ, उसके अलावा जो भी मैं अपनी तरफ से कर पाती हूँ वो मैं ज़रूर करती हूँ। इन्होंने अपने आप को उस मुकाम तक कैसे पहुंचाया और जो संघर्ष रहा बीच में उसकी भी चर्चा करते हैं कि क्योंकि ये एक सामान्य घटनाक्रम नहीं होता है और अचीवमेंट भी पाना भी इतना आसान नहीं होता है। 2017 में मैंने एक फेसबुक के जरिए एक पोस्ट देखा जो कि मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड का था, जो कि उस वक्त पोलैंड में हो रहा था। और फैशन और बॉलीवुड और अपने आप को खुद को तैयार रखना और उस दुनिया से, फैशन वर्ल्ड से मैं काफ़ी प्रभावित थी। मतलब काफ़ी इच्छा थी मेरी भी ऐसा कुछ करने की। तो जब मैंने वो देखा कि मिस व्हीलचेयर करके व्हीलचेयर मतलब व्हीलचेयर जैसे लोगों के लिए भी कुछ ऐसा होता है, कुछ डिसेबल्ड लोगों के लिए भी वो लोग ऐसा करते हैं, तो मैंने उसमें अपनी रुचि दिखाई और मेरी फ्रेंड जिसके साथ मैं थी उसको इस बारे में बताया और उसने कहा कि मुझे बिल्कुल जाना चाहिए और एक बार कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद मैंने अपनी एंट्री भेजी और 2 दिन बाद मेरे पास रिवर्ट आया कि मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ। फिर मैंने अपने घर पे बताया, अपने पेरेंट्स को बताया और उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया इस चीज़ में। और खुद के, क्योंकि उस वक्त मैं अर्न कर रही थी तो थोड़ी मुझे कम मुश्किलें आई, क्योंकि खुद के पास खुद का मेहनत से कमाया हुआ पैसा था, तो मैंने थोड़ा सा उसमें इन्वेस्ट किया और फिर मैं अपनी मदर के साथ मुंबई गई। वहाँ पर करीब 16-17 लड़कियाँ पूरे देश से आई थी सेम कंपटीशन के लिए, सब अपनी पूरी तैयारी करके। राजस्थान से मैं इकलौती थी जाने वाली और वहाँ पर फिर कुछ राउंड्स हुए और उसके बाद ही मुझे वो टाइटल मिला, मिस इंडिया व्हीलचेयर। घटनाक्रम जो बता रही हैं अंकिता, ये 2017 का है, इन्हें 2017 में मिला है। लेकिन इसके पहले जो घटनाक्रम रहा जहां से इन्होंने चीजों को देखा, बदलाव आया और फिर इन्होंने हार नहीं मानी और अपने जीवन को आगे बढ़ाती रही, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहले तो मैं आई थिंक 15 ईयर्स की थी जब मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। तो इट वाज मतलब जुलाई की बात है और मेरे कज़न का वेडिंग रिसेप्शन था और फैमिली के साथ मैं वहाँ पहुँची और हाँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था तो हमने प्रेफर किया कि हम डायरेक्ट डिनर करेंगे, स्टॉल्स को अवॉइड करेंगे। बट सिंस मेरी सिस्टर चाहती थी कि हम पहले स्टॉल्स भी इंजॉय करें तो हम वहाँ गए। एंड मुझे कुछ याद नहीं, पर ऐसा मुझे बताया गया, क्योंकि उस टाइम की मेमोरी मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है। मुझे बताया गया कि एक पेड़ की मोटी टहनी पीछे से मेरे पे गिर गई, जिसकी वजह से मुझे मेजर कुछ इंजरीज हुई, जो कि मेरे हेड पे भी एक सर्जरी की गई थी। फिर मुझे इमरजेंसी में एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ जाकर मेरी इमरजेंसी में ही हेड की सर्जरी हुई। फिर 1-2 दिन में उन्होंने जब और चेकअप किए तो उनको पता चला कि एक बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर है और एक लेफ्ट लेग का फ्रैक्चर है। फिर फैमिली ने सब्जेक्ट कंसल्ट किया और डिसाइड किया कि वो मुझे नोएडा लेकर जाएंगे, एक बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को दिखाएंगे। फिर मुझे नोएडा ले जाया गया। वहाँ पर मेरी एक सर्जरी और हुई जो कि कुछ 8-9 घंटे करीब चली और दोनों का ऑपरेशन हुआ। तो जब ऑपरेशन थिएटर से मैं निकली तो मैं इतना ज़ोर से रोई जब मेरे को होश आया कि डॉक्टर्स को लगा कि ये काफ़ी अजीब है, क्योंकि आप मेडिकेशन पे होते हैं और आपको इतना फील नहीं होता है तब पेन। तो फिर उनको जब दिखा कि कुछ गड़बड़ है तो वापस से मुझे लाइक स्कैन्स के लिए लेके गए और उनको पता चला कि उन्होंने थोड़ा ऑपरेशन गलत कर दिया है। वापस से मुझे इमरजेंसी में ले जाया गया और वापस से एक बार और ऑपरेशन किया गया, उसको सही किया गया और कुछ 1 हफ्ता वहाँ पर हॉस्पिटल में बिताने के बाद और मैं वापस से घर आई। पर इस बार मैं घर व्हील चेयर के साथ आई,
क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि 5 से 10% कुछ रिकवरी के चांसेस हैं, इससे ज़्यादा हम लोग उम्मीद ना करें। तो उसके बाद बहुत सारी सर्जरियाँ हुई है, बट मैंने अपनी पढ़ाई और ये सब आगे कंटिन्यू करा है। के बाद आपकी जो एजुकेशन थी, जो आप पढ़ाई कर रही थी, उस दौरान क्या वो रुकावट हुआ या एजुकेशन चलती रही? और अब जो है कहाँ पर हैं, एजुकेशन की क्या व्यवस्था है इनके पास, और इन्होंने उस एजुकेशन के द्वारा क्या अपने जीवन में बदलाव लाया है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथ इंसिडेंट हुआ तब मैं 10th क्लास के बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी, बट क्योंकि ये प्रोसीजर और ये ऑपरेशन और बैठ पाना भी मेरे लिए ऑपरेशन के बाद बहुत मुश्किल था, तो वो साल तो मैं अपने बोर्ड्स नहीं दे पाई। बट क्योंकि मैं आगे पढ़ना ही चाहती थी और मेरे को ये बहुत दुख था कि मैंने अपना 1 साल गंवा दिया और मैं 1 साल पीछे रह गई अपने दोस्तों से, तो मैंने नेक्स्ट ईयर फॉर्म भरा, पर इस बार प्राइवेट भरा। उसका रीज़न ये था क्योंकि मैं खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करा पा रही थी बाहर दुनिया को फेस करने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा एक अजीब लगता था सडनली व्हीलचेयर में बैठकर। दूसरा रीज़न ये था कि मैं जब खुद को स्कूल जाते हुए इमेजिन करती थी तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या कोई ऐसा स्कूल या कोई ऐसा कॉलेज है जो कि व्हीलचेयर जैसे जो व्हीलचेयर पे लोग हैं उनके लिए एक्सेसिबल है। क्योंकि अगर हम कोई भी पब्लिक प्लेस या कोई भी हॉस्पिटल या हॉस्पिटल को छोड़ के कोई भी मॉल या फिर कोई भी स्कूल देखते हैं तो वहाँ पर हर जगह स्टेयर्स है, जबकि रैम्प भी होने चाहिए थे। तो मैं वो इमेजिन नहीं कर पा रही थी और तब मुझ में इतनी हिम्मत और इतनी मैं कहूँगी कि समझ नहीं थी कि मैं इस चीज़ को लेकर क्वेश्चन कर पाती। तो मैंने अपनी पढ़ाई प्राइवेटली करी। आज मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, एक अच्छी कंपनी में एक नौकरी कर रही हूँ। उसके साथ साथ अब लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए या लोगों के लिए ये सवाल उठाती हूँ हर जगह जहाँ पर कि रैंप क्यों नहीं है। आज किसी भी मॉल में हम जाएं तो वो एक्सेसिबल क्यों नहीं है, आज हर स्कूल एक्सेसिबल क्यों नहीं है, आज हर रेस्टोरेंट एक्सेसिबल क्यों नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि व्हीलचेयर पे आ जाने से मेरी ज़िंदगी कुछ रुकनी चाहिए। मैं भी उन लोगों की तरह, उन सब की तरह काउंट होना चाहती हूँ। और सिर्फ व्हीलचेयर पे आ जाने के रीज़न से अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं सिर्फ आपको हॉस्पिटल में देखूँ तो वो बहुत गलत है। जो दोस्त होते हैं, जो इनके उस समय के जो दोस्त रहे होंगे, क्या उनमें बदलाव आया? वो दोस्त इनको जो इनके दोस्त सर्किल में रहे होंगे उनमें क्या एक मैसेज गया या क्या संदेश रहा, उनका कैसा सपोर्ट मिला अंकिता को? ऐसा वक्त आता है किसी की भी जिंदगी में तो तभी हमको असलियत पता चलती है कि हमारे जीवन में कौन है जो हमारे साथ हमेशा रहेगा और कौन है जो सिर्फ हमारे लिए कुछ समय तक ही था। और ऑफ कोर्स मैंने भी ये टाइम देखा है कि कुछ दोस्त जिनके साथ मैं हमेशा कांटेक्ट में थी, अब आज उनके साथ मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ। पर कुछ दोस्त जिनके साथ मैं स्कूल के टाइम पे थी और मैं उनके साथ आज भी स्कूल, भले ही हम रोज़ बात नहीं करते हो पर हम जब भी बात करते हैं हमारा वैसा ही रिश्ता है। हम हमेशा एक दूसरे की हेल्प करने के लिए रेडी हैं। पर हाँ, बहुत से लोगों में बदलाव आया। एक सिंपैथी जो लोग ज़्यादा दिखाते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिली और उसकी वजह से थोड़ा दुख भी पहुंचता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब मैं उस कंडीशन में हूँ कि आप मुझे सिंपैथी दिखाएं। मुझे सिंपैथी से ज़्यादा किसी का सेंसिटिव बिहेवियर या किसी का सपोर्ट चाहिए। आज जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ और लोग मुझे सिंपैथी दिखाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है या मैंने ऐसा कुछ किया है कि आप मुझे सिंपैथी दिखाएं। मैं आप सिर्फ इतनी से उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे इक्वली ट्रीट करेंगे और अगर आपको थोड़ा सा भी ढंग से बिहेव करेंगे। क्योंकि बहुत से किस्से ऐसे मेरे साथ हुए हैं जहाँ पर बहुत ही व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है। बहुत मुझे ऐसा माना गया है कि अगर मैं व्हीलचेयर पे हूँ तो भाई नहीं, अब मतलब थोड़ा दूर रखा गया है। तो वो बिहेवियर मैं लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मुझे इक्वल तरीके से इक्वलिटी दिखाएंगे और मेरे साथ थोड़ा सा सेंसिटिव बिहेवियर रखेंगे, ना कि मुझे सिंपैथी और उस भावना से देखेंगे। आज मेरे साथ थी अंकिता शर्मा, जो आपको बता रही हैं कैसे उन्होंने अपने जीवन में सरवाइव किया और अपने संघर्षों को उन्होंने जिया और आज वो इस मुकाम पे हैं कि वो किसी से अलग नहीं है। तो हमें भी ऐसे अंकिता ऐसे बहादुर होनहार लोगों को बाहर लाना होगा, सामने लाना होगा। समाज को भी इस पर चर्चा और सोचने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो आज बस इतना ही। अगली कड़ी में हम फिर मिलें किसी एक और होनहार से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।